आप, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि अव्यय क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे आज के इस वीडियो के अंदर? तो दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं अव्यय का अर्थ व परिभाषा। क्या पढ़ेंगे अभी हम? अव्यय का अर्थ व उसकी परिभाषा। तो अव्यय की परिभाषा है, देखो अव्यय को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। तो उसकी परिभाषा है, अव्यय वे शब्द होती हैं जिनमें लिंग वचन विभक्ति के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे जयों के तयों अर्थात अपने, दो बार आ गया ये, अपने रूप में ही बने रहते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द भी कहा जाता है। देखो अविकारी शब्द क्या होते हैं, और मतलब दोनों सेम ही होते हैं, अव्यय और अविकारी शब्द एक ही होते हैं। तो जो अविकारी शब्द मतलब अव्यय, ये वे होते हैं जिनमें लिंग वचन विभक्ति के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो अव्यय वे शब्द होती हैं जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इनका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता। लिंग वचन विभक्ति के कारण कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि जहां, वहां, आज, अरे, कौन, धीरे आदि। मतलब देखो अब हम इसका रूप परिवर्तन करके देखते हैं। अगर रूप परिवर्तन हुआ तो मतलब ये अव्यय नहीं है। ठीक है, देखो जहां, अब हम बोलेंगे वहां एक लड़का खड़ा है, हम वचन में रूप परिवर्तन करते हैं, वहां से करते हैं, वहां एक लड़का खड़ा है। तो इसमें हमने वचन में यूज किया, कैसे कि वहां एक लड़का खड़ा है, और हम बोलेंगे वहां बहुत सारे लड़के खड़े हैं। देखो हमने ज्यादा बोला तो भी वहां का प्रयोग किया, और एक मतलब एक वचन में बोला तो भी वहां का प्रयोग किया। वहां का वचन में रूप परिवर्तन तो नहीं हुआ, अब वहां का वही तो नहीं बन गया, वही बहुत सारे लड़के खड़े हैं, नहीं बना, वहां का वहां ही रहा। ठीक है, अब जैसे कि हम लिंग में करते हैं, यह एक लड़की है, मैंने लिखा तो नहीं इसमें बट आधी है, मतलब बहुत ज्यादा। अब यह एक लड़की है, तो इसमें जो यह शब्द है यह एक अविकारी शब्द है। कैसे है? क्योंकि देखो यह एक लड़की है और यह एक लड़का है, हम लड़की ले और लड़का ले तो भी यह का यह ही रहेगा, लड़की में यही नहीं बन जाएगा, यह का रूप परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चाहे लिंग हो, वचन हो, विभक्ति हो, कुछ भी हो, किसी की के कारण जो हमारे अविकारी शब्द होते हैं इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। वे जयों के तयों रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वह जहाँ है तो जहाँ रहेगा, इसका रूप परिवर्तन नहीं होगा। धीरे है तो धीरे ही रहेगा, इसका रूप परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे हम लेते हैं आप कौन है, तो अगर हम वो लड़की से कह रहे कि आप कौन है तो भी हम कौन ही बोलेंगे। अगर हम किसी लड़के से कह रहे कि आप कौन है तो भी कौन ही रहेगा। इसमें जो आप है ये भी अव्यय है और कौन ये भी अव्यय है। ठीक है, तो आप और कौन ये दोनों ही अव्यय है। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे अव्यय। अव्यय बिल्कुल मुश्किल नहीं होते। अव्यय में बस क्या होता है, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता, वे जयों के तयों ही रहते हैं। ठीक है, तो अव्यय तो पढ़ लिए हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अव्यय पढ़ लिए हैं, तो अब हम पढ़ते हैं उनके भेद। हम पढ़ेंगे अव्यय के भेद। तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? सॉरी 4 लिख दिए, 5वां और लिख देती हूँ। 5वां होता है निपात। तो कौन कौन से होते हैं अव्यय के 5 भेद? पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा होता है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, और 5वां होता है निपात अव्यय। ठीक है, तो इनको पहले तो इन्हें थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इन्हें डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है। तो सबने विशेषण पढ़ रखे हैं। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और क्रिया पढ़ रखा है। क्रिया मतलब जो काम हो रहा होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम खेलता है, इसमें खेलना एक क्रिया हो रही है, उसे हम क्रिया कहते हैं। सबको पता है क्रिया और विशेषण क्या होते हैं। अब ये क्रिया विशेषण क्या होते हैं, कंफ्यूज मत हो, ये भी बहुत ही ईजी होती हैं। तो क्रिया विशेषण क्या होती हैं? जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताती हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहती हैं। क्या कहती हैं? क्रिया विशेषण कहती हैं। ठीक है, जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताती हैं, क्रिया की विशेषता
क्रिया आपको पता है ना, किसी काम की करने या होने को हम क्रिया कहते हैं और उनकी विशेषता बताने वाले को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे कि मैं आपको ले लेती हूँ, उदाहरण लेते हैं, जैसे कि घोड़ा लगातार दौड़ रहा है। तो देखो इसके अंदर ये घोड़ा क्या है, सबको पता है यार, घोड़ा तो संज्ञा है, आपने सबको पता है ना, ये क्या है, संज्ञा है। इसमें दौड़ रहा है, ये क्या है, दौड़ रहा है, ये हमारी क्रिया है। ठीक है, तो हम दोनों को पता। अब ये क्या है, लगातार, तो ये हमारा एक अव्यय है और ये इसी अव्यय को हम कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। ये सबको पता है ना, ये एक अव्यय है। क्यों है, अगर इसके अंदर घोड़ा ना होते, घोड़े होते, तो घोड़े लगातार दौड़ रही हैं, ये बन जाता, तो लगातार का लगातार ही रहता, अर्थ चेंज तो नहीं होता, मतलब ये बदलता तो नहीं, लगातार का लगातार ही रहता। ये लगातार क्या है, अव्यय है, और यही हमारा क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है, ये हमारा क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय है। क्यों है, क्योंकि ये लगातार है ना, ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्या, ये लगातार किसकी विशेषता बता रहा है, दौड़ रहा है, इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे, क्योंकि घोड़ा जो दौड़ रहा है वो कैसे दौड़ रहा है, लगातार दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है, लगातार दौड़ रहा है। तो ये जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, कौन बता रहा है, लगातार बता रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जो किसकी विशेषता बताए, जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण, और लगातार बता रहा है इस क्रिया की विशेषता, तो ये हमारा क्या हुआ, क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अब से कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, तो इसमें कछुआ संज्ञा है, धीरे धीरे हमारा क्रिया विशेषण है, और चल रहा है ये हमारी क्रिया है। क्यों है, क्योंकि चल रहा है ये क्रिया है, और इसकी विशेषता किसने बताई, इस धीरे धीरे ने, किसने बताई, धीरे धीरे ने। ठीक है, तो ये वही हमारे क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। समझ गए। तो दूसरा आता है संबंध बोधक अव्यय। अब ये संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, तो संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो संबंध बताते हैं। नाम से पता चल रहा है ना आपको, संबंध बताता है, तो वे अव्यय जो संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, संबंध बताना है, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, नदी की और जंगल है। तो इस वाक्य के अंदर नदी की और जंगल है, इसमें संबंध बोधक अव्यय कहाँ है, तो देखो नदी क्या है, संज्ञा है, जंगल क्या है, ये भी एक संज्ञा है। और संबंध बोधक अव्यय क्या होती हैं, संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय होती हैं जहां जिसके अंदर जो अव्यय संज्ञा और सर्वनाम, किसकी, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किसी अन्य के साथ बताता है, किसी अन्य पद के साथ बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, वे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम, किसकी, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य पद के साथ जोड़ता है, उसे संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें नदी की और जंगल है, इसमें नदी जो है ये एक संज्ञा है, सभी को पता है ये संज्ञा है। अब इस संज्ञा का संबंध किसके साथ जोड़ा जा रहा है, जंगल के साथ जोड़ा जा रहा है, और जंगल भी क्या है, एक संज्ञा है, ये कोई अन्य पद है। मतलब इस नदी का संबंध इस जंगल से बताया जा रहा है, किससे बताया जा रहा है, जंगल से। ठीक है, तो किसने क्या, मैंने अब क्या बताया था, और कौन जोड़ रहा है, पहली बात तो कौन जोड़ रहा है, ये की ओर जोड़ रहा है, और इस की ओर को ही हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। मतलब कोई रिलेशन बताता है, कोई संबंध बताता है, उसे ही हम संबंध बोधक कहते हैं। नदी की और जंगल है, ये संबंध बता रहा है,
नदी का और जंगल का। और किसने बताया? इसकी ओर ने बताया। घर के पीछे आंगन है, तो घर के पीछे एक तो घर हो गया और एक आंगन हो गया। इन दोनों का रिलेशनशिप किसने बताया? इसके पीछे ने बताया। किसने बताया? इसके पीछे ने बताया। ठीक है, वही हमारा क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय होता है। समझ गए? समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होती है? वे अव्यय जिसमें जो अव्यय शब्द वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे? देखो, इसके अंदर तो रिलेशन बता रहा है, इसमें जोड़ने की बात नहीं थी। इस संबंध में तो संबंध बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है, बट समुच्चय बोधक के अंदर सीधा जोड़ देता है वाक्य को। अब आप समझ गए होंगे ना की ओर। अब थोड़ा इसका उदाहरण सा बता देती हूँ। उसमें संबंध है। क्रिया विशेषण में क्या है बताया आपको? क्रिया विशेषण में क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताती है। उदाहरण में क्या हम लिख सकते हैं? देखो, उदाहरण में लिखेंगे हम कल भी लिख सकते हैं, धीरे धीरे, तेज आदि। ठीक है, ये तो आदि हो गया। अब संबंध में क्या बोल लिख सकते हैं? के पीछे, की ओर, के द्वारा आदि। ठीक है, अब हम लाते समुच्चय बोधक में। पहले उदाहरण पढ़ लेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे। तो समुच्चय बोधक अव्यय है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी? पता है आपको? जो अव्यय शब्द वाक्यांशों या वाक्य के अंदर संबंध बताती हैं, जो अव्यय शब्द। अब क्या है वे अव्यय शब्द, हमें ये पता करना है। तो पहले तो हम कोई उदाहरण लेंगे, उदाहरण लेते हैं। ठीक है, देखो, समुच्चय बोधक अव्यय है, सीता पढ़ती है परंतु राम खेलता है। हमने ये पूरा शब्द लिया, सीता पढ़ती है परंतु राम खेलता है। इस वाक्य में क्या है कि सीता तो पढ़ती है परंतु राम खेलता है। ये सीता पढ़ती है, ये एक वाक्य है, अलग वाक्य है। राम खेलता है, ये भी एक वाक्य है, हाँ अलग वाक्य है। परंतु इन वाक्यों को किसने जोड़ा है? इस परंतु ने ही जोड़ा है। किसने जोड़ा है? परंतु ने जोड़ा है। तो ये परंतु क्या है? ये परंतु हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। क्यों है? क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय क्या बताया था मैंने? याद कीजिए, क्या बताया था? समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय होती हैं जो किसी वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। तो इसके अंदर इसने किसी वाक्य को जोड़ा है। देखो, एक सीता पढ़ती है, एक राम खेलता है, ये दो वाक्य है। आप एग्री हो कि दो वाक्य हैं? हाँ जी, वाक्य हैं दोनों के दोनों। तो इन दोनों वाक्यों को किसने जोड़ा है? इस परंतु ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है? परंतु ने जोड़ा है। तो ये हमारा क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय होगा। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय ही होते हैं। फिर आता है विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं? तो विस्मयादि अव्यय बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जिसके अंदर कोई विस्मय हो, कोई हर्ष हो, उसे हम विस्मय होते कहते हैं। आपको किसी का हर्ष हो या फिर आपको किसी चीज का विस्मय हो, मतलब ये जो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं, इसका एक्सप्रेशन हमारे चेहरे से ही पता चलता है। और एक और पहचान है। क्या पहचान है? इसका एक चिन्ह होता है, ये होता है विस्मयादि बोधक का चिन्ह। क्या होता है? ये चिन्ह होता है उसका। ठीक है, समझ गए होंगे। विस्मयादि बोधक बहुत ही ईजी होते हैं, ये बहुत ही ईजी, मतलब इन पांचों में सबसे ईजी टॉपिक विस्मयादि बोधक का ही होता है। विस्मयादि बोधक बहुत ईजी होते हैं। इसमें मतलब इसके में जो भी हमें विस्मय होता है, कोई भी हमें हर्ष होता है, इसका एक्सप्रेशन हमारे चेहरे से ही हो जाता है। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक तो समझ गए होंगे क्या होते हैं। निपात, फिर आता है निपात। निपात क्या होते हैं? तो निपात तो वे होते हैं जो, देखो, जो हम कोई वाक्य बोलते हैं, तो ये वे होते हैं जो किसी वाक्य के अंदर किसी काम पर जोर डालते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। अब जैसे कि हम एक वाक्य लेते हैं, तुम्हें यह काम करना ही है,
तुम्हें यह काम करना ही है। अब मैं तुमसे ऐसे बोलती तुम्हें यह काम करना है, सिंपल वाक्य है, ठीक है, पर इसने क्या बोला कि तुम्हें यह काम करना ही है, तो इस पे क्या हुआ, प्रेशर डाल दिया। क्या किया, प्रेशर डाल दिया। और जिस भी वाक्य में किसी अव्यय से प्रेशर डलता है तो उसे हम निपात कहते हैं। अब ही ने क्या किया, इस वाक्य पर प्रेशर डाल दिया कि तुम्हें यह काम करना ही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। जैसे कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तो इसमें जो भी ने क्या किया, इस वाक्य पर जोर डाल दिया कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो यही हमारे निपात होते हैं। निपात में क्या होते हैं, किसी वाक्य पे जोर डाल देती हैं कि ये काम मुझे करना है, यहाँ मुझे जाना ही है। तो मतलब जिसके इसमें क्या होते हैं, इसके उदाहरण आपको बता देती हूँ। इसमें भी, ही आदि का प्रयोग होता है, भी, ही आदि का। और इसमें क्या होता है, आहा, वाह, छी छी, मतलब आदि के ऐसे प्रयोग होते हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक के अंदर तथा, एवं, परंतु आदि, इसमें आदि का प्रयोग होता है, मतलब ऐसे ही इनमें प्रयोग होता है। समझ गए होंगे अव्यय के पांचों भेदों के बारे में। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इनके लिए वैसे भी अलग अलग वीडियो में पढ़ाऊंगी आपको, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं आपको इन्हें अलग अलग वीडियो के अंदर अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी और इनके भी जो भेद होते हैं, हाँ जी, इनके भी भेद होते हैं और इन्हें भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आप समझ गए, इनको भी पढ़ाऊंगी। तो आज तो आप समझ गए हैं कि ये क्या होते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इस टॉपिक को भी यही समाप्त करती हूँ। बट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। मैं आपको जितनी भी कन्फ्यूज़न है सारे दूर कर दूँगी। ओके, तो इनके जो भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, इन सबके भेद भी होते हैं। तो इसलिए मैं इनको अलग अलग वीडियो के अंदर, डिफरेंट वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगी। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर कर देना ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए। ओके, और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे जो इन्हें पढ़ाऊँ मैं तो आपकी जो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँच जाए, आपको ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक आप हमेशा खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।